हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी सब्जेक्ट का नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं और इस चैप्टर से हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं 25 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गद्यखंड का भाग है, हिंदी का गद्यखंड का भाग है। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहले हम इसके बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। और पहले तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे ताकि जब हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए तो आपको प्रश्न समझने में दिक्कत ना हो कि यह प्रश्न किस प्रकार से, इसका उत्तर कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो पहले दोस्तों हम आपको इसके लेखक जो है, तो इसके लेखक के परिचय के बारे में आपको बता देते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आपसे लेखक के परिचय में भी अगर प्रश्न बनता है तो आपको प्रश्न का उत्तर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं लेखक परिचय के बारे में, उसके बाद चलेंगे अपनी कहानी की ओर। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पहले यह जान लीजिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है कौन। तो देखिए इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लिख के हम आपको बताएंगे ताकि आपको कुछ भी पढ़ाए तो आपके दिमाग में छप जाए। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके लेखक कौन है दोस्तों, इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इनका जन्म, किनका जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया में 1907 ईस्वी में हुआ था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में 1907 ईस्वी में हुआ था। तो हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। और इनके बहुत कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं जो आपके लिए, इनके रचनाएं बहुत है मगर जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां यहाँ पे हम लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला आपका हो गया आलोक पर्व। क्या हो गया दोस्तों, आलोक पर्व। और इन आलोक पर्व रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है आलोक पर्व रचना पर, आलोक पर्व रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और इनके रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपका पहला नंबर हो गया आलोक पर्व, जो आपके लिए एग्जाम में आने की संभावना है। दूसरा हो गया आपका अशोक के फूल। अशोक के फूल। जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो रचना है वो जो हम आपके लिए लिख करके लाए हैं, ताकि आपसे अगर आएगा तो इसी से आएगा और इससे बाहर पूछने की कोई चांस ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उनका नाम। देखिए पहला हो गया आपका आलोक पर्व, जो कि हम आपके सामने लिख दिए हैं। दूसरा आपका हो गया अशोक के फूल। और तीसरा आपका हो गया विचार प्रवाह। विचार प्रवाह तीसरा हो गया ये। चौथा हो गया आपका देखिए पृथ्वीराज रासो। क्या हो गया दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, यह इनका क्या हो गया, इनका चौथा हो गया। एक हो गया आलोक पर्व, दूसरा हो गया अशोक के फूल, तीसरा हो गया विचार प्रवाह, चौथा हो गया पृथ्वीराज रासो। वान भट्ट की आत्मकथा, वान भट्ट की आत्मकथा, यह भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वान भट्ट की आत्मकथा। अनाम दास का पोथा।
अनाम दास का पोथा। यह जो हम आपके सामने में लिख दिए हैं, यह आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। देखिए आपका हो गया पहला आलोक पर्व, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा है विचार प्रवाह, चौथा है पृथ्वी राज रासो, पांचवा है वानभट्ट की आत्मकथा और छठा है अनाम दास की पोथा। यह जो हम आपके सामने में लिखे हैं 6 रचनाएं जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित रचना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आप इनको दिमाग में याद रखिए। और यह जो रचना है आलोक पर्व, इन रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए हमने तो आपको बता दिया कि इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है, किस पे? आलोक पर्व। कौन सी रचना पे? आलोक पर्व पे। और इनको जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से। किससे दोस्तों? पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इतना ही नहीं बल्कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी लिट की उपाधि भी मिली है। क्या चीज की? डी लिट की उपाधि मिली है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। किसके द्वारा? लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इसको डी लिट की उपाधि, किसकी? डी लिट, डी लिट की उपाधि से इसको सम्मानित किया जा चुका है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। और अब चलते हैं आगे। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम आपको जो भी पढ़ाए यहाँ पे लिख के पढ़ाएंगे और ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दीजिए कपड़ा दीजिए तो। देखिए अब चलते हैं आगे। देखिए इनका जन्म तो हम आपको बता दिए कि 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में 1979 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1979 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। कहा? 1979 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। इस प्रकार से लेखक परिचय समाप्त होता है। अब हम आपको ले चलेंगे इसकी कहानी की ओर और कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको प्रश्न समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, किताब में विस्तार से दिया गया है तो हम आपको एग्जाम के लिए, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना प्रश्न बन सकता है तो आपको शॉर्ट माध्यम में, किसमें? शॉर्ट माध्यम में आपको बताएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हमने आपको बता दिया, इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और इस कहानी में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक छोटी पुत्री थी। क्या थी? एक छोटी पुत्री थी और अपने पापा से पूछ बैठते हैं कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। किससे? अपने पिता से। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुत्री, छोटी पुत्री। कौन सी? छोटी पुत्री। आप याद रखिएगा, हम जो भी बता रहे हैं आप ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। अगर आप इतना सुन लेते हैं तो आपका अगर 2 नंबर का प्रश्न, अगर 5 नंबर का प्रश्न भी बनता है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। देखिए इनकी छोटी पुत्री थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इनकी छोटी पुत्री थी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी छोटी पुत्री थी और इनसे पूछ बैठती है कि पापा पापा नाखून क्यों बैठते हैं। पुत्री, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो अल्पज्ञ पिता क्या जाने नाखून क्यों बढ़ते हैं और किस प्रकार से अपनी पुत्री को जवाब दे। वो अपने मन में सोचते हैं कि नाखून हर तीसरे दिन नाखून क्या होते हैं? हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। फिर भी जो है इनके माता पिता, तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं और आजकल के माता पिता जो है बच्चे को डांटते हैं। नाखून बढ़ने पर क्या करते हैं? नाखून बढ़ने पर माता पिता आजकल आधुनिक काल में क्या होते हैं? डांटते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जो आजकल नाखून जो बढ़ते हैं ये मनुष्यता, पहले यह आदि मानव हुआ करते थे। हम सब जो आज मनुष्य कहलाते हैं, हम सब प्राचीन समय में एक आदि मानव थे। क्या थे? बनमानुष। जिसको बनमानुष, आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप नीचे क्लास में जब पढ़े होंगे तो मनुष्य पहले आदि मानव के रूप में जाना जाता था। किस रूप में? आदि मानव के रूप में। और आदि मानव का जो है नाखून हथियार हुआ करता था। नाखून को जो है हथियार के रूप में, नाखून को औजार के रूप में यूज किया करते थे। जानवर अपनी रक्षा जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए
भोजन को खाने, मतलब जानवरों को मार करके, नाखून को हथियार बना करके, और इस प्रकार नाखून से ही जानवरों को मारता था और अपना भोजन करता था। तो प्राचीन समय में आदिमानव, मनुष्य आदिमानव हुआ करता था और यह अपनी हथियार, नाखून को अपना हथियार मानता था। और धीरे धीरे लोग सभ्य, मतलब आदिमानव जो है धीरे धीरे सभ्य होते गए। क्या होते गए? धीरे धीरे सभ्य होते गए और धीरे धीरे जो है पत्थर का यूज, पैर की डंठल का यूज करने लगे। किसका यूज करने लगे? पत्थर का यूज करने लगे। पत्थर का यूज करने लगे और धीरे धीरे जो है पैर की डालियों का यूज करने लगे। किसका? पैर की डालियों का। पैर की डालियों का यूज करने लगे। डालियों हथियार के रूप में इनका, आप सुने होंगे कि पत्थर में पत्थर टकराने के बाद क्या होता है? आग, चिंगारी निकलता है। क्या चीज का? चिंगारी निकलता था। और इस प्रकार से जो है पत्थर हो गया, पैर की डालियां हो गया, इनको हथियार के रूप में यूज किया जाने लगा। किस रूप में? हथियार के रूप में यूज किया जाने लगा। और धीरे धीरे इससे भी ज्यादा धीरे धीरे सभ्य, धीरे धीरे जो है ना आदि मानव वनमानुष पहले हुआ करता और धीरे धीरे सभ्य होते गए। जैसे जैसे सभ्य होते गए तैसे तैसे उसका रहन सहन सब चीज बदलता गया। और यह जो हथियार, नाखून को हथियार के रूप में यूज क्या करते थे आदि मानव, धीरे धीरे सभ्य होने के बाद अपने हथियार, मतलब इसको छोड़ने लगे। क्या होने लगे? इसको छोड़ने लगे। पत्थर का यूज करने लगे, पैर की डालियों का यूज करने लगे और धीरे धीरे सब हुए तो हड्डियों का यूज करने लगे। किसका? हथियार के रूप में हड्डियों का यूज करने लगे। और आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है, एग्जाम मतलब किताब में जो है ना एक प्रश्न है जो आपके हड्डी, मतलब हड्डी का यूज करते थे कौन? वनमानुष, औजार के रूप में। और दधीची मुनि का हड्डी, जिसको इंद्र का वज्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्र का वज्र कहते हैं। किसका? इंद्र का वज्र। ये किसका है? दधीची मुनि की हड्डी का है। यह जो है यह हथियार इंद्र का वज्र जो है दधीची मुनि की हड्डी का यह वज्र है, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इससे प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि दधीची मुनि से निर्मित हड्डी का हथियार क्या है, मतलब किस क्या चीज का है? इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र किसका है? किस चीज का बना है? दधीची मुनि का हड्डी का। तो हड्डी का यूज करने लगे, हथियार बना करके हड्डी का जो हथियार बना के यूज करने लगे और धीरे धीरे सभ्य होते गए। तो किसका यूज करने लगे? धीरे धीरे सभ्य होते गए और वह जो है आदिमानव लोग बम बारूद, आधुनिक समय में देखिए ना, आधुनिक समय में आजकल बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? लोग किसका आज यूज करते हैं? धीरे धीरे जो है लोग बम बारूद किसका यूज करने लगे हैं? बम बारूद का यूज करने लगे। बम हो गया, बारूद हो गया, हथियार हो गया। जैसे तलवार ले लीजिए, अभी युद्ध होता है, कई दूसरे देश किसी दूसरे देश पे हमला कर देता है, किस पे? परमाणु बम। तो हम आपको बता ही दिए। वायुयान, बम वर्षा वायुयान, बम वर्षा वायुयान का भी यूज करने लगे हैं लोग। इस तरह से लोग सभ्य होते गए और अपना हथियार बदलते गए। बम वर्षा वायुयान का यूज करने लगे, वायुयान का यूज करने लगे। इस प्रकार आदि मानव सभ्य होते गए और अपना हथियार बदलते गए। फिर भी फिर भी जो है नाखून बढ़ना नहीं छुड़ा है। क्या? फिर भी नाखून बढ़ रहा है। मतलब क्या? ये क्या चीज का प्रतीक है? मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। क्या है? मनुष्य की पशुता। जब जब नाखून बढ़ता है तब तक हमें यह पशुता की निशानी का याद दिलाता है कि हम पिछले पिछले वर्ष, मतलब पिछले जमाने में क्या थे? वनमानुष हुआ करते थे, आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव थे। पशुता की निशानी हमको हमेशा, जब भी इनको देखते हैं तो किसकी याद आता है? पशुता की याद आता है। पहले जमाने में आदि मनुष्य जो है पहले में क्या हुआ करता था? आदि मानव हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आदि मानव हुआ करता था, वनमानुष हुआ करता था। ऐसा कभी कहते हैं, कौन कहते हैं? ऐसा कभी नाखून क्यों बढ़ते हैं में ऐसा बोल रहे हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन बोल रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदि मानव। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते में इसके बारे में, क्योंकि उसकी पुत्री उनसे पूछ बैठी थी कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो कभी अपने मन में सोच रहे हैं और मनुष्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य भी नहीं जानता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। कवि का कहना है मनुष्य भी नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग भी नहीं जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जब भी कभी अपने मन में सोचते हैं
कि जब भी हम कवि कहते हैं कि जब भी हम किसी को नाखून देखते हैं, किसी व्यक्ति के हाथों में नाखून देखते हैं तो उसको क्या होता है, उनको घृणा होता है। क्या होता है, घृणा होता है। उनको याद दिलाता है पार्श्वी वृत्ति, किसका, पार्श्वी वृत्ति का याद दिलाता है, पशुता का याद दिलाता है, किसका, पार्श्वी वृत्ति, पार्श्वी वृत्ति का याद दिलाता है, वृत्ति का याद दिलाता है। मतलब पार्श्वी वृत्ति क्या होता है दोस्तों, यह एक पशुता की निशानी है। क्या है दोस्तों, पशुता की निशानी है। उसके बाद जो है कवि कहते हैं कि वात्स्यायन के कामसूत्र में 2000 वर्ष पहले, किसके, कामसूत्र के वात्स्यायन। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखिए वात्स्यायन, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है, कवि बोल रहे हैं ऐसा कि वात्स्यायन के कामसूत्र, वात्स्यायन, वात्स्यायन के कामसूत्र, क्या दोस्तों, वात्स्यायन के कामसूत्र। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कामसूत्र, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कामसूत्र किसकी रचना है, तो आप बोलिएगा वात्स्यायन की। किसकी, कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की। आप यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। क्या संभावना है, कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की। आप चलते हैं आगे, देखिए कवि बोल रहे हैं ऐसा कि वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि 2000 वर्ष पहले, कितने वर्ष, 2000 वर्ष पहले भारतवासियों जो है नाखून, नाखून को विभिन्न आकृतियों में क्या करते थे, तैयार सजाते थे। क्या करते थे, विभिन्न आकृतियों। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को संवारते थे। क्या करते थे, संवारते थे। किस प्रकार संवारते थे, हमेशा त्रिकोण, वर्तुलाकार, बहुत सारे आकारों में संवारा करते थे। और इसको जो है अलग तक, मतलब अलग तक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अलग तक का तात्पर्य है अलता, और सिकतक का तात्पर्य है मोम से। किसका, हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए सिकतक, क्या, सिकतक, इसका तात्पर्य है मोम से, और अलग तक का तात्पर्य है अलग तक, अलग तक का तात्पर्य है आलता से। अलता का नाम तो आप सुने ही होंगे, अलता, उसी को बोला जाता था पहले। सिकतक बोला जाता था मोम को, अलता बोला जाता था अलग तक को। सिकतक और अलग तक से रगड़ के और रंगीन करके जो है नाखून को आकर्षित बनाया जाता था। और गोर देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। आपसे प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि गोर देश के निवासी किस प्रकार के नाखूनों को पसंद करते थे, किस प्रकार, बड़े बड़े नाखूनों को, किस प्रकार, बड़े बड़े नाखूनों को पसंद किया करते थे। और दक्षिण भारत के लोग जो है छोटे छोटे नाखूनों को पसंद किया करते थे। किसको, छोटे छोटे नाखूनों को पसंद किया करते थे, कौन, दक्षिण भारत के लोग। तो हम आपको बता दिए। और कभी अंत में बोलते हैं कि नाखून कितना ही बढ़ क्यों ना जाए, मगर मनुष्य उसको काट ही देगा। क्या करेगा, मनुष्य उसको काट ही देगा। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। हम आपको विस्तार से ना बता करके हम आपको शॉर्ट माध्यम में कहानी बताने का प्रयास किए हैं, ताकि हम जो अपने हिसाब से आपको कहानी बताए हैं, तो हमको उम्मीद है कि हम आपके सामने जितना भी प्रश्न लाए हुए हैं इस कहानी से बाहर नहीं जाएगा। और आपके एग्जाम में भी जो प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाने की संभावना है। 99% जाने की संभावना तो नहीं ही मानिए। अब एक दो प्रश्न इधर उधर से उठा ले तो बात अलग है। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं कि लेखक के अनुसार लेखक के प्रश्न नंबर 1 की ओर देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, किसका जीवंत प्रतीक है, तो पार्श्वी वृत्ति का। पार्श्वी वृत्ति क्या होता है, पशुता की निशानी। क्या होता है दोस्तों, पशुता की निशानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, पार्श्वी वृत्ति का, पशुता की निशानी का प्रतीक है। कि जब जब नाखून बढ़ता है तब तक हमको पुराने जमाने जब हम वनमानुष हुआ करते थे तब का हमको याद दिलाता है, क्या, नाखून। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 2 नंबर की ओर। ललित निबंध है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह एक ललित निबंध है। क्या है दोस्तों, यह एक ललित निबंध है। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शायद हम आपको कहानी में लेखक परिचय जब बता रहे होंगे तब हम आपको बताए होंगे कि यह क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है।
ललित निबंध है और इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यह क्या है? ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो वही प्रश्न है यहाँ पे, ललित निबंध है क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आपको जो है, जो ऑप्शन में दिया गया है उससे पता करना है ललित निबंध क्या है। तो क्या है? नाखून क्यों बढ़ते। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 3 नंबर की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कौन सा पाठ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न 4 नंबर की ओर। नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? पार्श्ववृत्ति का। किसका प्रतीक है? पशुता की निशानी का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न आपका एक ही है लेकिन एग्जाम में घुरा फिरा के प्रश्न पूछता है। क्या करता है? घुरा फिरा के प्रश्न पूछता है। जैसे कि आपके सामने ही प्रश्न है, देखिए लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? पार्श्ववृत्ति का। उसी प्रकार देखिए किस तरह से प्रश्न को घुमाया गया है। नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? पार्श्ववृत्ति का। क्या है? पार्श्ववृत्ति का। इस प्रकार से एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर इस प्रकार से प्रश्न आएगा, जिस प्रकार से अगले ईयर पूछा गया है प्रश्न आएगा उसी प्रकार, लेकिन आपसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। दधीची की हड्डी से क्या बना था? क्या बना था? इंद्र का वज्र। क्या बना था दोस्तों? इंद्र का वज्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगली प्रश्न 6 नंबर की ओर। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब ही नहीं होते? सब किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते हैं? तो देखिए कालिदास जो है, कालिदास कहते हैं कि जब जितने भी पुराने हैं लोग, सभी लोग अच्छे देखिए कालिदास जी कहते हैं कि जितने भी पुराने लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, तो सब लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सब लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं। और जितने भी नए लोग हैं, और जितने भी लोग हैं और सब क्या हो सकते हैं? खराब नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सब नए खराब नहीं हो सकते और सब पुराने अच्छे नहीं हो सकते हैं। किसका कहना था? कालिदास जी का कहना था। किसका कहना था? कालिदास जी का कहना था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का प्रश्न, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते हैं? किसने कहा था? कालिदास ने। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 7 नंबर की ओर। द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा? द्विवेदी, देखिए पूरा नाम ना लिख करके शॉर्ट माध्यम में लिखा गया है द्विवेदी जी। क्या लिखा हुआ है? द्विवेदी जी। द्विवेदी। अच्छा देखिए प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं आपको। द्विवेदी, द्विवेदी। तो देखिए द्विवेदी आखिर कहते किसको है? हमारे ग्रंथ के अनुसार 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जिनको चारों वेद का ज्ञात हो, चारों वेद जो जानते हैं उसको चतुर्वेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्वेदी कहते हैं। अगर 2 वेद का ज्ञान हो तो उसको द्विवेदी कहते हैं। तो उसी प्रकार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 वेदों का इनको ज्ञान होगा, इसलिए इनको अपने टाइटल, अपने नाम के पीछे टाइटल लगाया गया है द्विवेदी। मतलब इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि इनको 2 वेदों का ज्ञान है। इसलिए द्विवेदी जी से किसने पूछा? आप चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं 7 नंबर। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इनसे किसने पूछा था? इनकी छोटी लड़की ने। किसने? लड़की ने। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न की ओर। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग। कौन? कहाँ के? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद किया करते थे। नख मतलब नाखून। क्या होता है? नख तात्पर्य नाखून होता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? गौड़ देश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम जो आपको बताए कालिदास के बारे में, कालिदास जी का कहना था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सभी पुराने अच्छे नहीं हो सकते हैं और सभी नए खराब नहीं हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका?
पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, मतलब पुराने लोग अच्छे नहीं हो सकते, सभी अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा किसका कहना था? कालिदास का। और यह कहाँ बोल रहे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो बोल रहे हैं इस कहानी में, और कालिदास जी का भी इनमें वर्णन किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? जब हम आपको लेखक परिचय के बारे में बता रहे थे तो हम आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं का नाम भी बताए थे। है तो बहुत सारा रचना, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह भी हम आपको बता चुके हैं कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज मतलब इसको कोई लाज ही शर्म नहीं है, क्या है? इनको कोई लाज ही शर्म नहीं है कि मनुष्य उसको बार बार नाखून को काट रहा है और फिर भी वह क्या होता है? फिर भी वह बढ़ जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है आलोक पर्व। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात प्रवृत्ति की। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 का हम आपको बता ही दिए। अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। आदमी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने कहा? आदमी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने कहा लेखक से? इसकी लड़की ने, छोटी लड़की ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छोटी लड़की ने। देखिए आपसे यही प्रश्न आपसे घुमा के पूछा गया, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए ऑप्शन में यहाँ पे छोटी बड़ी लड़की ना दे करके सिर्फ आपसे पूछा गया है लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि लड़की ने। अगर आपसे दिया हुआ रहता बड़ी या छोटी तब आप बोलते हैं छोटी। तो वही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? छोटी लड़की ने पूछा था। अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? जब हम आपको लेखक परिचय के बारे में बता रहे थे तो उस समय हम आपको बता चुके थे कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न 16 नंबर की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, 16 नंबर प्रश्न की ओर। जैसा कि हमने आपके लिए लेकर के आए हुए हैं 25 ऑब्जेक्टिव, तो हमने आपको 15 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। आप चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? देखिए सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपर्युक्त सभी। तो किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं? सहजात वृत्तियों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपको रटना पड़ेगा। अब चलिए हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा, किसे बोले हैं? अल्पज्ञ पिता को। किसे बोले हैं दोस्तों? अल्पज्ञ पिता को हजारी प्रसाद द्विवेदी जब उनके छोटी पुत्री उनसे पूछते हैं कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक अपने आप में सोचते हैं अल्पज्ञ पिता उसे कैसे बताए। अल्पज्ञ पिता किसे कहते हैं? जिस पिता को कम ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ पिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ पिता कहते हैं। इनका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी दयनीय जीव किसे कहा? तो ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ पिता को बोले हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर की ओर। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्तियों का परिणाम है? तो पार्श्विक वृत्ति का, पशुता की निशानी है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह प्रश्न आपसे बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? यह प्रश्न आपके इस चैप्टर में बार बार रिपीट हो रहा है और यह प्रश्न कई बार पहले अगले ईयर भी पूछा जा चुका है।
तो इस ईयर भी पूछने की संभावना है, क्योंकि यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो आप इनको एक नजर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। तो हम जब आपको कहानी सुना रहे थे तो उसमें लेखक बोलते हैं, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है 2000 वर्ष पहले भारतवासी क्या करते थे, नाखून को अलग अलग आकृतियों में ढालते थे। क्या करते थे, ढालते थे। तो ये हमने आपको कहानी बताते वक्त बताया था कि कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है, वात्स्यायन इनकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है। तो देखिए इनका आंसर क्या हो जाएगा 19 का। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है, तो वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, वात्स्यायन। देखिए वात्स्यायन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है कि वात्स्यायन निम्नलिखित में से किसकी रचना वात्स्यायन की है। किसकी रचना है, कामसूत्र। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। तो चलिए अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। सिक्तक का अर्थ क्या होता है। देखिए इसी में वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में 2000 वर्ष पहले भारतवासी जो है नाखून को अलग अलग प्रकार में ढाला करते थे, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, बहुत सारे आकृतियों में ढाला करते थे। और उस आकृति में करके क्या करते थे, सिक्तक और अलग तक से, सिक्तक मतलब मोम होता है, उसे रगड़ कर, और अलग तक जिसे आलता कहते हैं उनसे रगड़ उसको रंगीन बनाते थे, आकर्षक में बनाया करते थे। कब, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है 2000 वर्ष पहले। तो चलिए देखते हैं सिक्तक का अर्थ क्या होता है। सिक्तक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सिक्तक का अर्थ मोम होता है। क्या होता है, सिक्तक का अर्थ मोम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्तक का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी मोम। ऑप्शन नंबर बी मोम सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगली प्रश्न 21 नंबर की ओर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जब हम लेखक परिचय बता रहे थे हम आपको बताए थे कि आलोक पर्व जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्या है, आलोक पर्व। आलोक पर्व जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं बल्कि उसके भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि भी मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाखून आलोक पर्व। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आलोक पर्व सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार क्यों नाखून काटते हैं, बर्बरता समापन हेतु। बर्बरता समापन हेतु हम बार बार नाखून को काटते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगली प्रश्न 23 नंबर की ओर। विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है। हम आपको कहानी लेखक परिचय वक्त बताए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो उस महत्वपूर्ण रचनाओं में से हम कुछ रचना का नाम बताए थे जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें हम आपको बताए थे कि विचार प्रवाह जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। विचार और वितर्क किसकी रचना है। तो देखिए हम यह जो है विचार और वितर्क यह हम आपको बताए नहीं है, यह आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक हिंट के थ्रू बता दिए कि यह भी प्रश्न आ भी सकता है, संभावना पूछने की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचार और वितर्क किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न 25 नंबर की ओर चलते हैं। और जितना भी प्रश्न आपके सामने आज लेकर के आए हुए थे, यह प्रश्न आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। और इतना नहीं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हम जो कहानी आपको सुनाए उस कहानी अगर सुन लेते हैं ध्यान से, तो आप उम्मीद रखिए कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद से बना सकते हैं। देखते हैं आखिरी प्रश्न 25 नंबर की ओर। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां हैं। लेखक जो कहानी सुना रहे थे, जब कहानी बता रहे थे, तो क्या बोलते हैं, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारतवासी जो है पहले वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को विभिन्न आकृतियों में ढाला करते थे। आकर्षित के लिए नाखून को विभिन्न आकृतियों में किस तरह, त्रिकोणीय,
वर्तुलाकार, चंद्राकार, तो क्या हो जाएगा आंसर? लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां हैं, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम जो आज आपके लिए लेकर के आए, अगर आप इतना कर लेते तो उम्मीद रखिए एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। यह हम आपके सामने 100% गारंटी के साथ बोलते हैं। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका भी अगर साथी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, वह भी अपने सपनों को उड़ान दे सके। तो इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हुए होंगे आप सब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।